नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को होने जा रहे मतदान में निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स के हाथ में होगा। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली है। जिन 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है, उनमें से 6 सीटें पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास थीं और 1 सीट समाजवादी पार्टी एसपी के पास रही है। इस उपचुनाव का रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। देवरिया सदर विधायक चुनाव पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो गईं। देवरिया में कल होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 3,36,565 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मताधिकार सीडीओ शिव शरणप्पा जीएन ने बताया कि कुल मतदाताओं में से 1,82,251 पुरुष, 1,54,302 महिला एवं 12 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। मतदान के लिए 184 मतदान केंद्र के साथ 487 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र को 48 सेक्टर व 8 जोन में विभक्त कर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 49 बूथों की वेबकास्टिंग होगी। उन्होंने बताया कि 33 माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने हेतु लगाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी तरह से कोविड-19 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए मास्क होगा, ग्लव्स होगा और सैनिटाइजर की फैसिलिटी हमने सुनिश्चित किया है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से भी उनका टेम्परेचर नापा जाएगा। इसके अलावा हमारे सारे पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स भी हमको मिला है और जो फ्लोटिंग पुलिस है जो नदी के किनारे बिहार बॉर्डर से हमारा सटा हुआ है, वहाँ भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। वहीं कानपुर में भी कल होने वाले उपचुनाव को लेकर आज नौबस्ता गल्ला मंडी से 529 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। 481 बूथों के लिए 481 पोलिंग पार्टियां मुस्तैद रहेंगी और 48 पोलिंग पार्टियां रिजर्व में रहेंगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उन्हें तत्काल भेजा जा सके। कल होने वाले मतदान के लिए 84 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। उन पर विशेष निगरानी रहेगी। भाजपा सरकार में मंत्री रही कमल रानी वरुण के निधन से खाली हुई विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में कोरोना संक्रमण के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मतदान के दौरान लाइन में खड़े लोग मास्क जरूर पहनें। साथ ही फिरोजाबाद के 95 टूंडला विधानसभा क्षेत्र में 3,60,427 मतदाता हैं। यहां से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पुलिस लाइन से 558 पोलिंग पार्टी और 56 रिजर्व पार्टियां मतदेय स्थलों पर रवाना कर दी गई हैं। चुनाव शांति एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए व्यापक फोर्स तैनात किया गया है। यहां 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। इनके अलावा 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 30 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 100 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। विधानसभा के चुनाव है उसके लिए प्रॉपर हमारी ड्यूटियां लगी हैं। इसमें 2 प्रकार से हम लोग इसमें ड्यूटीज लगाते हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज होती हैं ताकि पूरे मतदान जो केंद्र हैं और जो विधानसभा क्षेत्र उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, और दूसरी हमारी बूथ की ड्यूटीज़ होती हैं। बूथ की ड्यूटीज़ जो है उसके लिए आयोग के मानक होते हैं, जिसके हिसाब से सभी बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है। करीब 72 ऐसे अति संवेदनशील केंद्र हम लोगों ने चिन्हित किए जहाँ पे हमारी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। प्रदेश में हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा सपा और बसपा के एक सदस्य निर्वाचित। बीजेपी से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ब्रजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा, सपा से रामगोपाल यादव और बसपा से रामजी गौतम निर्वाचित हुए। राज्यसभा के लिए आज 10 लोगों का निर्वाचन संपन्न हुआ है, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी परंपरा है निर्विरोध चुना जाना। आज के इस युग में निर्विरोध चुना जाना ये सबसे अच्छी परंपरा है और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी थी और भारतीय जनता पार्टी की ही थी, जिन्होंने विशेष रूप से इस बात का प्रयास किया कि बिना कंटेस्ट के इलेक्शन हो जाए। और मैं समझता हूं कि ये लोग अपनी आज से अपर हाउस केंद्र का जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसकी सदस्यता के रूप में बेहतर परफॉर्म करेंगे।
केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों को एक और सौगात दी है। आज स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष संजीवनी केंद्र का उद्घाटन किया है। ये संजीवनी केंद्र अमेठी जिले के 13 जगहों पर की है। गरीब लोगों के लिए इस केंद्र के खुल जाने से काफी सहूलियत मिलेगी और 1 रुपए के पर्चे पर अच्छे डॉक्टरों को दिखाकर अपना इलाज करा सकेंगे। वहीं इन केंद्रों के संचालन करने वाले मैनेजर ने बताया कि जो लोग यहां पर आएंगे उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अच्छे डॉक्टरों से दिखाया जाएगा। उसके बाद जो भी दवा लिखी जाएगी वो भी ऑनलाइन आएगी। दवा यहां पर उपलब्ध है, जो नहीं मिलेगी उन्हें मंगवाया जाएगा। जो माननीय स्मृति ईरानी मंत्री जी ने जो केंद्र का उद्घाटन किया और संजीवनी केंद्र का, उस पर हम अभी तक क्या था कि जो गरीब लोग थे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों से कंसल्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। और माननीय मंत्री जी और सीएससी के प्रयास से ये सेंटर स्थापित किए गए हैं। आज 13 ब्लॉकों में हमारे अमेठी के सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ गरीब आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उनको उन मरीजों का इलाज होगा। पूरे जिले में 13 ब्लॉकों में जो है आयुष संजीवनी केंद्र का जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो है गरीब जनता को जो है सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई जो है, जिसका उद्घाटन जो है माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं अमेठी के सांसद माननीय श्री स्मृति ईरानी जी द्वारा जो है 13 ब्लॉक का जो है वहीं दिल्ली से जो है उद्घाटन किया गया जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद मेनका संजय गांधी व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सुल्तानपुर के पंत स्टेडियम के जीर्णोद्वार व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम आधुनिकीकरण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा की गई मदद की वो आभारी हैं। उन्होंने खेल मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, तब से खेलो इंडिया खेलों के तहत और पिछले साल फिट इंडिया के तहत खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी इलाकों में यह सरकार का प्रयास है और उस प्रयास के तहत खेल को बढ़ावा देने में पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ पूरी सरकार लगी हुई है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदया के द्वारा यहाँ का जो आज निर्माण हुआ, ये भारत सरकार के खेलो इंडिया खेलों के तहत ही है। जिला क्रीड़ा अधिकारी शीला भट्टाचार्य ने बताया कि जीर्णोद्वार के क्रम में तरणताल का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में रेसिंग ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। हमारे पास बजट आया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी माननीय सांसद महोदया श्रीमती मेनका गांधी जी का, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की बातों को मानते हुए उन्होंने इतना प्रयास किया और जिसमें हम लोग सफल हुए हैं और जिसके माध्यम से हम पूरे स्टेडियम का जीर्णोद्धार करेंगे, जिसमें तरणताल का रीफेसिंग और फिल्ट्रेशन प्लांट नए तरीके से बनाया जाएगा, मॉडर्न आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। सुल्तानपुर में स्टेडियम में जीर्णोद्वार से जनपद के खिलाड़ियों ने खुशी जताई है। बाराबंकी जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वृक्षारोपण करने के बाद हरिशंकर सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसके बाद वो तहसील सभागार में पहुंचे। वहां पर तहसील सभागार के कायाकल्प का निरीक्षण कर प्रसन्नता जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह, बाराबंकी भाजपा सांसद उपेंद्र रावत के अलावा कई विधायक मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर दिया और प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटें जीतने का दावा किया। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री मित्रों और सरदार पटेल का 182 मीटर ऊंचा प्रतिमा और 370 धारा को हटाकर वो सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया सरदार पटेल को, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी। सरदार पटेल का जो विचार थे, जो काम छूट गया था मित्रों, वो एक एक काम को करने का व्रत, जो एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार, पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एक एक कदम तय किया है।
चाहे 370 धारा हो, चाहे 35 हो, यही कांग्रेसी पूछा करते थे, लोग पूछा करते थे, राम की कसम खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। लोग कहते थे तिथि तो बता दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एहसास करवा दिया देश के गौरव। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वो नींव रखकर मित्रों और राम जन्म का रास्ता मार्ग प्रशस्त किया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे किसी की भी हिमायत करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को हर हाल में हराएंगी। वो किसी भी कीमत पर सपा को जीतने नहीं देंगी। वो सपा को हराने के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती हैं। इसके अलावा भाजपा के साथ गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है और न ही वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगी। उन्नाव की पूर्व सांसद और कांग्रेस की नेता अनु टंडन आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। अनु टंडन ने लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अनु टंडन का स्वागत करते हुए कहा कि जब एक्सप्रेसवे नहीं बना था तब स्थानीय लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा काम अनु टंडन द्वारा किया गया था। जिस समय समझौता किया और समझौते से पहले भी समाजवादियों ने, चाहे नेताजी और उससे पूर्व में जितने भी हमारे समाजवादी नेता रहे, और याद कीजिए मैं पूरे चुनाव में ये बोलता था कि हमारे जो साइकिल के 2 पहिए हैं, ये पहिए तभी मजबूत दिखाई देंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा दोनों मिलकर के काम करेंगी। और मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा था, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मैंने साथ लिया और मेरा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लें। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। देश के कुछ हिस्सों में तथा विदेशों में कई जगह पर कोरोना का संक्रमण फिर से आया है और उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों का ये दायित्व है और सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सब लोग कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सब करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोते रहें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये प्रधानमंत्री का संदेश है। हम सबको इस समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है वो फिर से ना बढ़े। देखिए, कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है जैसे इन्होंने बताया, लेकिन अभी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। देश के कुछ हिस्सों में तथा विदेशों में कई जगहों पर कोरोना का संक्रमण फिर से आया है और उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों का ये दायित्व है, सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सब करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, हाथ लगातार धोते रहें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उनका संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, वो भी उनका भी ये निर्देश और संदेश है सभी के लिए, हम सब के लिए, कि हम सबको इस समय बहुत ज़्यादा एहतियात की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ताकि कोरोना का संक्रमण जो कम हो रहा है वो फिर से ना बढ़े। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार ने आज जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के
23,035 एक्टिव केसेस हैं। आज कोरोना की वजह से 25 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या 7,076 है। प्रदेश का पॉजिटिव रेट 1.5% है, जो काफी लो है, अच्छा है। उन्होंने कहा कि अभी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी त्योहारों के सीजन चल रहे हैं। उसमें जब लोग आपस में मिलेंगे तो संक्रमण होने की आशंका है। प्रतिदिन फोकस्ड ग्रुप की टेस्टिंग हो रही है। सर्विलांस का काम लगातार चल रहा है। प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या 1,34,064 है। आज कोरोना के 1788 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जिसको मिलाकर के कुल संख्या केसेस की पॉजिटिव केसेस की संख्या 4,85,609 हो गया। और आज की डेट में 23,035 एक्टिव केसेस हैं। आज 25 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, जिसके कारण टोटल डेथ्स की संख्या 7,076 है। ओवरऑल यूपी का पॉजिटिविटी रेट 1.5% है, जो कि काफ़ी लो है, अच्छा है। और इधर अगर आप देखेंगे लास्ट 40-45 दिनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड है और वो ट्रेंड मेंटेन्ड है। किंतु अभी सतर्कता बरतने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है उसमें जब लोग मिलेंगे आपस में तो संक्रमण की संभावना है। तो आपको बताते हुए ये हम लोगों ने व्यवस्था की है कि फोकस टेस्टिंग की व्यवस्था की, जहाँ से फेस्टिवल में फेस्टिव सीज़न में लोगों को संक्रमण का भय हो वहाँ पे। तो एक दिन हम लोगों ने मिठाई रेस्टोरेंट वालों पे, एक दिन रेस्टोरेंट वालों पे, और एक दिन वो मेहंदी जो लगाते हैं, करवा चौथ का पर्व है, तो उन लोगों की टेस्टिंग की। और इसी प्रकार से लगातार ये अभियान जारी है। डेली एक फोकस्ड ग्रुप की टेस्टिंग हो रही है और उसमें जो संक्रमित लोग पा रहे हैं उसको हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि वो फिर आगे मास में उसको ना सुपर स्प्रेडर ना बने। लखनऊ के डीएम अभिषेक ने एलडीए के उपाध्यक्ष का पद संभालते ही और सख्त रुख अपनाते हुए शहर में बने अवैध निर्माणों पर की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज अभियान में कैसरबाग में अवैध रूप से निर्माण कराए गए ड्रैगन मार्ट को सामने खड़े होकर ध्वस्त करा दिया गया। वहीं कृष्णानगर में अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। यही नहीं, ठाकुरगंज में चल रहे अवैध हुक्का बार को भी ध्वस्त करा दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजधानी में फैले अवैध निर्माणों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गलत तरीके से या जिनकी डिमोलिशन ऑर्डर्स हैं, इन सभी को एक्सक्यूट किया जा रहा है और इसमें जीरो टॉलरेंस है। और 100% ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कार्रवाइयाँ अगले 3 महीने तक जारी रहेंगी। जोन 1 से लेकर के जोन 7 तक जितना भी नोटिफाइड एरिया है, जहाँ जहाँ पहले चरण में मैंने जैसे आपको स्पष्ट किया कि नॉन रेसिडेंशियल जो गैर आबाद वाले इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको दिया जा रहा है, इस रूप में आगे कार्रवाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आज समापन हो गया है। 27 अक्टूबर से चले इस सप्ताह में लोगों को जागरूक करने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आर्यव्रत बैंक द्वारा कर्मचारियों से लेकर अपने ग्राहकों को साइबर क्राइम के जरिए ठगी करने वालों से सावधान किया गया। वहीं अपने कर्मचारियों को पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करने की सलाह दी गई। आज समापन समारोह के अवसर पर बैंक के अध्यक्ष एसबी सिंह ने कहा कि पूरे सप्ताह बैंक कर्मचारियों से लगातार बात की गई और विशेषज्ञों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। हम लोग जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसने 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का फैसला किया था। इसके अंतर्गत हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा स्टाफ हो सकता है, हमारे ग्राहक हो सकते हैं या सामान्य जनता जो हमारे संपर्क में आती है, उन सब लोगों को हम उनके अधिकारों के बारे में और हम अपने जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, उन लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक कराएं, जिससे हमारे कार्य में पारदर्शिता आए और किसी भी काम को कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की असुविधा ना हो, ना उसको लाल फीताशाही के चक्कर में आना पड़े, ना उसको किसी प्रकार से किसी भी करप्शन या धोखाधड़ी के चक्कर में आना चाहिए।
मथुरा थाना बरसाना क्षेत्र के नंद गांव स्थित नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दोनों व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं मंदिर के अंदर ले जाने वाले 2 अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसको लेकर हिंदू संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मंदिर के अंदर बिना इजाजत के नमाज पढ़ने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मथुरा पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो कानून शक्ति के साथ अपना काम करेगा। कल दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बदायूं में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन में उजाला ला रही है। कोविड-19 के दौरान छोटे बड़े शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी व सड़क किनारे दुकानदार, कोई धंधा कारोबार करके रोज कमाने रोज खाने वाले दुकानदार एवं वेंडर्स अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लॉकडाउन में कारोबार बंद होने से शहरी पथ विक्रेताओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना से शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन में सुधार हुआ। इस योजना से लाभान्वित हुए लाभार्थियों ने सरकार की सराहना की है। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि जिले में 20 नगरपालिका नगर पंचायत हैं, जिसमें 15,991 लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष बदायूं में स्ट्रीट वेंडर निधि योजना के लिए 7,600 लोगों ने आवेदन किए, जिनमें 2,496 लोगों का लोन मंजूर हुआ है। मोदी जी द्वारा चलाई जा रही है, उस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का कार्य लॉकडाउन के समय ठप हो गया था, उन लोगों के लिए शुरू से एक नया बिजनेस, छोटा मोटा कार्य करने के लिए इन्होंने मोदी जी ने बैंकों से लोन प्रोवाइड कराया है और उनके माध्यम से अपना नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। योजना मोदी जी की ये चलाई गई है। ये छोटे वो फुटपाथ पर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए छोटी योजना 10,000 रुपये जो मिल रहे हैं, वो उससे उस छोटे तकबे के दुकानदार को बहुत सहायता मिलेगी। उससे मोदी जी का हौसला बढ़ेगा। मोदी जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करा है। जो 10,000 रुपये की ये योजना चलाई है, इससे गरीब जो फुटपाथ पर जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये 10,000 रुपये। गोंडा जिले में 15 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। जिले में 61,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। जिले में 99 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 1,400 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। जिन किसानों का 100 कुंतल से अधिक धान होता है, उसका तहसील से सत्यापन कराया जाता है। किसान को ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ता है। उसके बाद धान खरीद कर 24 से 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन किसान के खाते में भुगतान भेज दिया जाता है। गल्ला मंडी, इटिया थोक, धानेपुर के केंद्रों पर खरीद की जा रही है। किसानों ने बताया कि पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराकर भुगतान ऑनलाइन खाते में जाएगा। केंद्र प्रभारी अतुल ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदत्त सारी सुविधा उपलब्ध है। धान बेचने के लिए यहाँ मंडी में आए हुए हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो इसलिए आज की डेट हमको मिली थी। सोमवार दिन था, हमको बुलाया गया था। आज हम धान बेचने के लिए यहाँ मंडी में आए हुए हैं और यहाँ ये विक्रय केंद्र FCI का विक्रय केंद्र है। यहाँ पे हम अपना धान तोल करा रहे हैं। पेमेंट हमारा इसका जो है खाते में सीधा। 4 नवंबर वो ऐतिहासिक तारीख जब पतित पावनी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा संरक्षण के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए हर साल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा महोत्सव 2020 का आयोजन करता है। दिल्ली के अशोक होटल में गंगा उत्सव की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगा। ये सभी कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। इस मौके पर गंगा डायलॉग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई जाने माने कलाकार और पर्यावरणविद गंगा संरक्षण के लिए चलाए जा रहे तमाम प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे।
बच्चों को गंगा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए स्टोरी टेलिंग, नदियों को जोड़ने के लिए बनाई गई एक फिल्म चलाई जाएगी। साथ ही वेंटलिन के संरक्षण के लिए जारी एक फिल्म का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी से गंगा उत्सव में भाग लेने की अपील की है। संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सके, अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। सांस्कृतिक और एकेडमिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस बार कोविड-19 के कारण हम ये कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि हम आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गंगा उत्सव के साथ में जुड़ें। 4 नवंबर को अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। धन्यवाद। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में एक जरूरी संदेश, जब भी बाहर निकले मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी तरह से कोविड-19 के प्रावधानों का होगा अनुपालन। प्रदेश में हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों का ऐलान। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुने गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने गए। सपा और बसपा के एक सदस्य निर्वाचित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा सपा को हराने के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती है बीएसपी। किसी भी कीमत पर सपा को जीतने नहीं देंगे। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी। सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचने के लिए कोविड गाइडलाइन का करें पालन। त्योहारों के सीजन में और सतर्कता बरतने की आवश्यकता। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।